फिर फारूक अब्दुल्ला साहब उन्हीं ऐसे ही जीव जंतु हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। अभी अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा भंड मारा है फारूक अब्दुल्ला साहब ने। फारूक अब्दुल्ला साहब का ये भंड है कि साहब वी विल मीट द सेम फेट एज गाजा इन पैलेस्टीन, यानी कि भारत का वही अंजाम होगा जैसे गजा और फिलिस्तीन का हुआ है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप ना हुई, वार्ता ना हुई, बातचीत नहीं हुई। अरे बाबा, डर के कांप रहा है मेजर, कोई रोके मुझे यार। कपकपी सी छूट रही है, इतनी बड़ी धमकी आज तक मेजर को किसी ने नहीं दी। दांत कटकटा रहे हैं, ऐसे कांप रहे हैं डर के मारे। हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। पाकिस्तान का रोना हमेशा रोते हैं, पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान से किस बात की बात करो कि हमारे देश में टेररिस्ट भेज रहे हैं, हम उनसे उस बात की बात करें, गिड़गिड़ाएं उनके आगे। अब्दुल्ला साहब यही चाहते हैं कि शायद वही भारत है ये जो कांग्रेस की सरकार होती थी यहाँ पर, और अब्दुल्ला साहब जैसे चाहते थे वैसे चलते थे। जिस उग्रवादी को चाहते थे उसको छुड़वा लेते थे। अब ये वही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिना नहीं होगा, पाकिस्तान के बिना शांति नहीं। अरे बाहर में जाए पाकिस्तान और तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। पाकिस्तान का रोना रोकर हमारे देश को ना बर्बाद करो। आपका बहुत ज़्यादा मुँह है पाकिस्तान से, तो आप चले जाओ पाकिस्तान में, कर लो वहाँ पे सियासत। जो लोग आपसे पहले गए हैं पाकिस्तान में, उन लोगों का हाल भी देख लो क्या हो रहा है वहाँ पर। हम आपको ये बताते चले जी, उमर अब्दुल्ला साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कश्मीरी लीडर, यानी कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उसकी लीडर है। इनका कहना ये है कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बात ना की तो कश्मीर की हालत गजा जैसी हो जाएगी। खैर, सबसे पहली बात तो ये कि उमर अब्दुल्ला साहब, मैं एज अ पाकिस्तानी आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, आप सीनियर बंदे हैं, कि कम से कम इतनी बुरी बुरी बातें तो मुंह से ना निकालें। गजा की हालत किसने नहीं देखी? सभी को मालूम है गजा में क्या हाल है और किस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, किस तरह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और क्या बुरी हालत है। मेरा ख्याल है अपने घर को, अपने घर के लोगों को और अपने इलाके को, किसी भी जगह को जो है वो उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि जी अगर पाकिस्तान से बात ना की भारत ने तो कश्मीर की हालत गजा जैसी हो जाएगी। मतलब ऐसा क्यों हो जाएगा ये बहरहाल उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये मैटर क्या है ये फारूक अब्दुल्ला का, जो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन और गाजा बन जाएगा? ये चाहते हैं फिलिस्तीन और गाजा बने। जब तक कश्मीर में खून बहेगा इनकी सियासत चलेगी, क्योंकि इनकी सियासत कभी डेवलपमेंटल मॉडल पे नहीं हुई। इनकी सियासत कभी इसलिए नहीं हुई कि आज हमने जैसे सॉफ्टवेयर पार्क बना दिया है। भाई 370-35 तो अभी हटाए, भाई अभी तो हटाए 370-35 से, कुछ ही साल तो हुए हैं। कश्मीर के लिए इन लोगों ने करा क्या, इनसे पूछिए। इन्होंने करा क्या? क्या कश्मीर में कश्मीरी बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं कश्मीर में पढ़े लिखे लोग हैं। फिर वो कश्मीरी बच्चा वो दूर क्यों जाता है नौकरी करने के लिए? जो क्वालिफाइड बच्चा है कश्मीरी, वो दूर क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने कुछ वहां पे करा ही नहीं, नौकरी के अवसर है नहीं वहां पे। या तो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ले, वरना कहीं टीचर टूचर लग जाए, कुछ लग जाए ऐसा। भाई कर्नाटक में क्या हुआ, नोएडा में क्या हुआ, गुड़गांव में क्या हुआ, कर्नाटक, लेट्स से बैंगलोर, लेट्स बी स्पेसिफिक, बैंगलोर, चेन्नई में क्या हुआ? यहां के धीरे धीरे करके जो पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने लड़ झगड़ के बोला कि आईटी हब बनाओ। आईटी हब बन गया, गुड़गांव आईटी हब बन गया, नोएडा आईटी हब भी है, टेक्सटाइल हब भी है, बैंगलोर इज द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज समबडी मस्ट हैव हैड द पॉलिटिकल एक्यूमेन एट दैट पॉइंट इन टाइम टू अंडरस्टैंड दैट यार हमें ऐसे करना है, तब जाके हालात ठीक होंगे। करा ना, चेन्नई में करा ना, हो गया ना, पुणे हो गया ना, ये हो जाता है अगर आप पीछे करो। प्रॉब्लम इनके साथ सबसे बड़ी ये है कि ये चाहते नहीं थे, ये कभी भी नहीं चाहते। ये दोनों खानदान, मैं आपको आज बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और आपका कोई भी कश्मीरी फ्रेंड होगा, खासतौर से अगर कश्मीरी पंडित होगा,
वो आपको, ये खानदान कभी दोनों नहीं चाहते कि कश्मीर तरक्की करे, ये दोनों खानदान कभी नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन हो, क्योंकि अगर कश्मीर में अमन हो जाए, अगर कश्मीरी अपने बिना डर के माहौल के, अगर कश्मीरी रात के 8-10 बजे घूम ले बाजार में अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चे माँ बाप के साथ अगर घूम ले, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी यार। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर पाकिस्तान से बात ना की तो गजा वाली हालत कश्मीर की क्यों हो जाएगी। इसलिए कि हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हमको अटैक कर दें या कोई इस किस्म की बात, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिर ये जो कश्मीरी लीडर है जो अक्सर उधर कश्मीर साइड से बात करते रहते हैं, यानी इंडियन कश्मीरी साइड से बात करते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती है हमेशा अजीब अजीब किस्म की बातें क्यों करते हैं, अजीब अजीब धमकियां क्यों देते हैं अपनी गवर्नमेंट को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बैठिए, बैठ के बात कीजिए, उनसे बताइए आपको क्या। वैसे तो खैर मोदी जी ने वहां पे इतनी डेवलपमेंट वगैरह करवा ही रहे, अब मुझे नहीं पता कि मजीद क्या चीज चाहिए, जरूर यकीनन कुछ ना कुछ होगा जो चाहिए होता है। इसलिए कि जाहिर है कि इंसान को कभी भी मुतमईन नहीं होता, कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होता कि उसको हर चीज मिल गई है। मगर जितना कुछ हो रहा है वो भी बहरहाल उससे तो बढ़कर ये जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर में है, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीर में तो इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, और ना हम कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ना हम कोई रोड बना रहे हैं, ना कोई हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना कुछ। लेकिन वहाँ इंडियन साइड कश्मीर में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर वहां के लीडर जो हैं वो इतना शोर मचा रहे हैं और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से बात करें नहीं तो गजा बन जाएगा, इतनी बड़ी बात उन्होंने की है, तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह होगी, और वो क्या वजह है फिलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप में से किसी को समझ आए तो कमेंट्स में लिख दिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर लूं और मुझे पता लगे कि आखिर आपके के कश्मीरी लीडर इस किस्म की बात कर क्यों रहे। कश्मीर में जब भी वोटिंग होती थी तो वोटिंग परसेंटेज कई सीट्स पे सिंगल परसेंट होता था, सिंगल डिजिट, 2%, 3%, 4%, उसी में जीत के ले जाते थे लोग। कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, जो पत्थरबाजी करवाती थी, जो पाकिस्तान से मिलने की बात करती थी, आपको पता है भारत की सरकार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को हजारों करोड़ रुपए दिए, हजारों करोड़। मैं 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा, हजारों करोड़। ये क्यों दिए, मैं आपको पूरा आज गेम समझाता हूं। ये जो कश्मीर का गेम है ना, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये फिर से उभरने वाला है। ये हजारों करोड़ रुपए क्यों दिए, हर साल कुछ कुछ 100 करोड़, कुछ कुछ 100 करोड़, ये दिहाइयों से देते, दशकों से देते चले आए हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सॉफ्ट सेपरेटिज्म करती है, राइट, यानी कि हथियार तो उठाते नहीं वो लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इनको हम इनकरेज करेंगे तो लोग पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और लोग फिर हथियार उठाना बंद करेंगे। ये पुरानी सरकारों का एस्टिमेट था। बहुत पैसा दिया है दिल्ली ने हुर्रियत को, बहुत पैसा दिया भाई साहब। जब गिलानी आता था दिल्ली में अपना इलाज करने के लिए तो आगे कमांडो पीछे कमांडो, पूरे जलवे थे गिलानी के। वो बंदा जो ये कहता था कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, वो बंदा जो कहता था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मिल जाएगा, वो बंदा जो इस्लामिक जिहाद की बात करता था, वो बंदा जो खुलेआम नारे श्रीनगर में लगाता था कि पाकिस्तान से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बंदा उसको इतनी फैसिलिटीज, इतनी सब कुछ मिलती थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। जब 370-35 से गायब कर दिया और अमित शाह जी गए पार्लियामेंट में, अमित शाह जी ने बोला रफा दफा करो, ये हटाओ इसको, हटा दिया, उसको पकड़ के डाल दिया जेल में। जब उसको पकड़ के जेल में डाला तो फुस हो गया, क्योंकि कश्मीर में क्या एक कल्चर है, लोग देखते हैं कि ताकत किसके पास है। जब तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और गिलानी भारतीय स्टेट को बुली कर सकते थे कि देखो अगर तुमने कुछ करा तो सारे के सारे अगले जुम्मे की नमाज के बाद सारे के सारे पाकिस्तान का झंडा अपने घर पे, ऐसी ऐसी बातें ये लोग करते थे। और इन्होंने इंडियन स्टेट को काफी सालों तक ब्लैकमेल करा था, यही स्टोरी सुना के कि अगर तुम वो कर दोगे तो वो हो जाएगा, अगर तुम वो कर दोगे तो ये हो जाएगा। जैसे याद है जब 370-35 की बात हुई तो इसने क्या बोला था फारूक अब्दुल्ला ने कि खून की नदियां बहेंगी, बारूद के ढेर पे कोई भारत का तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा। याद है आपको ना ये सब लंबी चौड़ी बातें? क्या हुआ क्या? हटा दिया उसने, बोला अमित शाह जी गए पार्लियामेंट में, वो हटाओ। अच्छा हुआ क्या उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कहानी खत्म हो गई इनकी। लोगों को पता लग गया कि हुर्रियत के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है भारत सरकार है, लोग खुश हैं, टूरिज्म हो रहा है, पैसे पीट रहे हैं लोग, सब कुछ बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि साहब इलेक्शन करवाओ, तो अगले साल इलेक्शन भी होने वाले हैं, स्टेटहुड भी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं,
जम्मू कश्मीर से ये अपनी सियासत चलाते हैं, वहाँ पर ही ये अपनी राजनीति करते हैं। परंतु ये इनका जो पाकिस्तान का मुँह है ये ख़त्म होने को नहीं आ रहा। जितना ज़्यादा नुकसान इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को पहुंचाया है उतना हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी लीडर ने नहीं पहुंचाया होगा। इतना ज़्यादा नुकसान किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान ने नहीं पहुंचाया होगा जितना फारूक अब्दुल्ला साहब इस देश को पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को इससे अलग करने की उनकी जो साजिश चल रही है उसको बढ़ावा देते हुए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। पिछले दिनों में आपको याद होगा, मैंने अपनी वीडियो में ही बताया था आपको, जब फारूक अब्दुल्ला ने मकर द्वार पे पार्लियामेंट के खड़े होकर कहा था कि जी आप पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार लीजिए। ठीक है, कश्मीर में कोई शांति नहीं है। कश्मीर में ये अगर टेररिस्ट टूरिस्टों के ऊपर हमला करेंगे तो आपको सारा एक दिन में पता लग जाएगा, जो आप टूरिस्ट का रोना रोते रहते हैं वहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। दोस्तों ये कितने बड़े साजिश रच रहे हैं अंदर। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इनके हाथ में सारा कुछ है, दंगे कराना, ये कराना, क्योंकि इतने सालों से 70 सालों से ये मिलिटेंसी के नाम से बहुत कमाई करते रहे। अब वो इनकी कमाई गई हैं रुक, इस करके इनको हो रहा बहुत परेशानी। इनके कहने के बाद से ये आप नोट कर लें, मकर द्वार पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट के गेट के वहाँ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में कितने हमले होने शुरू हो गए हैं। आप मेरी बात पे ना यकीन करें, आप गूगल से चेक करें, देखिए उसके बाद से कितने हमले होने शुरू हो गए हैं। आप ये मतलब कि आप आपको भी थोड़ा समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि उग्रवाद की जड़ कहाँ से चल रही है, इनको क्यों परेशानी हो रही है। उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जो आतंकियों को कब्जे में किया है इंडिया ने, उनको दबाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उनको सबको प्रोटेक्शन देने की ये बात करते हैं। पाकिस्तान का रोना हमेशा रोते हैं, पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान से किस बात की बात करो कि हमारे देश में टेररिस्ट भेज रहे हैं, हम उनसे उस बात की बात करें, गिड़गिड़ाएं उनके आगे। अब्दुल्ला साहब यही चाहते हैं कि शायद वही भारत है ये जो कांग्रेस की सरकार होती थी यहाँ पर, और अब्दुल्ला साहब जैसे चाहते थे वैसे चलते थे, जिस उग्रवादी को चाहते थे उसको छुड़वा लेते थे। अब ये वही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिना नहीं होगा, पाकिस्तान के बिना शांति नहीं। अरे बाहर में जाए पाकिस्तान और तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। पाकिस्तान का रोना रोकर हमारे देश को ना बर्बाद करो। आपका बहुत ज़्यादा मुँह है पाकिस्तान से, तो आप चले जाओ पाकिस्तान में, कर लो वहाँ पे सियासत। जो लोग आपसे पहले गए हैं पाकिस्तान में, उन लोगों का हाल भी देख लो क्या हो रहा है वहाँ पर। आप हमेशा ये बात को बोलते रहते हो पाकिस्तान से जी हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी ये को अगर अक्ल नहीं है, उसको रहने का ढंग नहीं है, तो जरूर उसके साथ मेल मिलाप करना जरूरी है क्या? उसके साथ कोई जरूरत नहीं बनती हमारी ऐसे पड़ोसी के साथ मेल बर्ताव करना जो कि हमारे देश की जड़ें काटने में हमेशा लगा रहा हो। आपका अभी तक ये रोना ही नहीं खत्म होने मेरा। 370 की आटी मैं 370 दोबारा बहाल कराऊंगा, पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप करूंगा। अरे तुम्हारा इतना दर्द फूट रहा है तो क्यों नहीं जाते यहां से? कौन रोक के बैठा तुम्हारे को? यहां से बहुत लूट लिया आप लोगों ने हिंदुस्तान को। समझ लीजिए फारूक अब्दुल्ला साहब, वो टाइम नहीं है, ना ही आपको आप आएगा। दोबारा जन्म कई बार ही लेंगे आप, तब भी वो काम नहीं होगा। नहीं लगा कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान वो करेगा और 370 दोबारा मुड़ के बहाल हो जाएगी। नहीं होने लगा फारूक अब्दुल्ला साहब, ये नहीं होने लगा। ये बात को आप गीठा बांध लीजिए। उम्र किस पड़ाव में भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत हैरान हूँ कि आपने सारी जिंदगी उग्रवाद का साथ देते हुए निकाली है इस देश में। खुली बात कर रहा हूँ मैं आपको। फिर आप नहीं समझते कि इस देश के पार्लियामेंट में MP बनने हैं आप, उसके बावजूद आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। इस देश में को कानून को थोड़ा और सख्त करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, कि जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में टेररिज्म फैलाने की बात करते रहे हैं। सारी दुनिया में मालूम है कि ये क्या करते रहे इतने सालों से, 70 सालों से पाकिस्तान के साथ मिलकर। जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाल नहीं होने देते ये लोग, शांति बहाल हो जाए तो इनके अपने जेब के खर्चे कम हो जाते हैं। अपने बच्चे विदेशों में भेजते हैं और बेचारे जम्मू कश्मीर के गरीब बच्चों को से पत्थर लगवा के उनके लिए वो परेशानियाँ खड़ी करते हैं। अब वो टाइम निकल चुका है, बदल गई है दुनिया, आप भी थोड़ा बदल जाइए। मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में। फारूक अब्दुल्ला साहब को शायद मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन लगनी भी चाहिए। अगर उनको अब तक अक्ल आ जानी चाहिए इस बात को समझ के। नमस्कार दोस्तों।